नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम अपनी क्लास में अगली क्लास में देखने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस के बेसिस एंड डायमेंशंस। इसमें हम इसका एक एग्जांपल भी सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिस एंड डायमेंशंस की हम जो है डेफिनेशन देखेंगे। लास्ट क्लास तक हमने इसके कुछ थ्योरम सॉल्व किए थे। उसके आगे भी एक थ्योरम है जो कि सेम 13 थ्योरम के जैसी ही है, तो वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। एकदम सेम है, कोई फ़र्क है नहीं। और अब हम देखने जा रहे हैं बेसिस एंड डायमेंशंस, है ना। अब बेसिस एंड डायमेंशंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसके ऊपर बेस्ड हम एग्जांपल करेंगे जो कि है ये वाला, ठीक है। तो आज की क्लास में हम ये दो चीज़ें देखने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होते हैं बेसिस एंड डायमेंशंस। ओके, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं बेसिस। तो देखिए बेसिस ये सदिश समष्टि का आधार, हिंदी में कह सकते हैं आप सदिश समष्टि का आधार, सदिश समष्टि का आधार, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिस, यानी बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। क्या होता है बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, देखिए बताते हैं। तो यदि किसी भी वेक्टर स्पेस, देखिए कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है। अब उसका जो मान लीजिए कोई सब स्पेस है, ठीक है, तो कोई उपसमुच्चय है, सबसेट है, ठीक है। तो यदि उसके सभी सबसेट जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, है ना। यदि हम लिखेंगे यहाँ पे माना एस सदिश समष्टि V का उपसमुच्चय तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, यदि S जो है V का उपसमुच्चय है, S यहाँ पे क्या है उपसमुच्चय है, V यहाँ क्या है वेक्टर फील्ड है, VF ले सकते हैं, ठीक है, वेक्टर फील्ड है। तो पहली कंडीशन तो होनी चाहिए S के सभी अवयव एक घात स्वतंत्र हो, एक घात बताता हूँ इंग्लिश में भी अभी, स्वतंत्र हो, ठीक है। यानी हम कहेंगे इफ S इज द सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V, है ना, देन वो बेसिस कब होगा, तो हम बताएंगे पहली कंडीशन होगी कि S ऑल एलिमेंट्स ऑफ S शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लीनियर इंडिपेंडेंसी क्या होती है। तो S के ऑल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक घात स्वतंत्र का मतलब है लीनियरली इंडिपेंडेंट। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि S जो कि सबसेट है V का क्या होना चाहिए, ये VF का जनक होना चाहिए, है ना। यानी इसी का ये जनरेटर होना चाहिए। S जो है VF का जनरेटर हो, यानी अब यानी इसका जो लीनियरली यानी V किसके बराबर होगा, इसके लीनियर कम्बिनेशन के बराबर होगा, ठीक है। यानी अगर ऐसा है यानी V इज इक्वल टू एल एस, एल क्या है यहाँ लीनियरली स्पेंड है S का, ठीक है। तो लीनियर कम्बिनेशन बोल दो। तो यानी ये दो कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाए, पहली क्या, यदि S के हर एलिमेंट क्या हो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, दूसरी V इज इक्वल्स टू एल एस हो, और S जो क्या होना चाहिए जनक होना चाहिए, जनक ये आप ध्यान रखो सेकंड कंडीशन में V इज इक्वल्स टू एल एस। यदि ऐसा हो तो S जो है तो S VF का आधार होगा, आधार है या बेसिस है, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिस। अब हम देखते हैं डायमेंशंस क्या होती है। दूसरी चीज डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो डायमेंशन यदि हमें देखना है तो डायमेंशन देखेंगे, बहुत ईजी डायमेंशन, तो मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट्स है वही क्या होता है डायमेंशन होता है, ठीक है। यानी जैसे मान लो अवयवों की संख्या इसमें सदिश समष्टि के आधार में, जैसे मान लीजिए बेसिस जो हमने देखा, बेसिस के एलिमेंट्स या अवयव, है ना, एलिमेंट या अवयव की संख्या
ही विमा, डायमेंशन को हिंदी में विमा बोलते हैं, ये डायमेंशन कहलाती है। ठीक है, तो ये तो क्या डायमेंशन और बेसिस की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसका कोई एग्जांपल। एक तो एग्जांपल वो है ही जो ऊपर लिखा है, उसके अलावा एक और एग्जांपल है, ये भी अच्छा है, अभी लास्ट टाइम पूछा भी गया था एग्जाम में। तो देखिए ये एग्जांपल भी हम देख ही लेते हैं। इसका स्टेटमेंट देखते हैं पहले तो। ठीक है, ये कलर। अब देखिए तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है कि हमें सिद्ध करना है कि जैसे मान लीजिए आर वास्तविक संख्याओं का एक फील्ड है, वास्तविक संख्या का फील्ड आर, ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं के क्रमिक युग्मों के सदिश समष्टि, सम्मिश्र संख्याओं के सदिश समष्टि VF है ना, यानी वेक्टर फील्ड का उपसमुच्चय ठीक है, जो कि ये है S। किस तरीके से है, 1 0 I 0 0 1 एंड 0 I, ठीक है, इस तरीके से ये है S। हमें सिद्ध करना है कि इसकी विमा 4 है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। देखो एक तो एग्जाम्पल वो है ही जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये तो हम प्रूफ करेंगे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, पूछ लिया गया है अभी लास्ट एग्जाम में ही, तो आप देख सकते हैं उसको भी, है ना। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लेट करते हैं, माना A1 A2 और A3 A4 बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये हमने कोई R के एलिमेंट्स ले लिए। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यदि S के लिए A1 1 0 इस तरीके से हो, प्लस इसी तरीके से लीनियर एक्सपेंड के रूप में हम एक्सपेंड करते हैं इसको, I0 0 1 और A4 0 I, है ना। और ये किसके बराबर होंगे, ये बराबर होंगे 0 0 के। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। इसके लिए हम इसको 0 0 के बराबर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिर, जब आप ये A1 1 से मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये तो ओनली A1 बनेगा और 0 वाला तो हट जाएगा। A1 प्लस A2I प्लस A3 प्लस A4I, है ना, ओनली यही बचेंगे और बराबर में क्या 0। तो आप यहाँ से लिखेंगे A1 प्लस A2I, ये भी 0, और A3 प्लस A4I, ये भी 0। ठीक है, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 बराबर सब 0। ठीक है, यानी यहाँ से ये क्या प्रूफ हो गया, अतः यहाँ से ये सिद्ध होता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यानी ये एक घात स्वतंत्र है। तो पहली चीज़ तो प्रूफ कर दी हमने, एक घात स्वतंत्र है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ होती है हमारी VF इज इक्वल टू लीनियर सब स्पेस। ये प्रूफ करना होता है। दूसरी चीज़ प्रूफ करने के लिए देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम V को किस तरीके से लिख सकते हैं, V हमारा था A1 A2 A3 A4I, है ना, इसी रूप में था। ठीक है, ये V था हमारा। अब आपको क्या पता है कि ये सब तो किसके एलिमेंट्स है, R के, है ना, चूँकि A1 A2 A3 A4 ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ R। ठीक है, और इसको आप लीनियर एक्सपेंड के रूप में व्यक्त करें तो आप इसको वैसे लिखेंगे पहले जैसे हमने लिखा था, A1 1 0 A2 I0 A3 प्लस होगा बीच में A3 0 1 A4 0 I। ठीक है,
अब ये लीनियर एक्सपेंड के रूप में व्यक्त हो गया, है ना, यानी v क्या हो गया, सबसेट इक्वल टू किसके हो गया, लीनियर एक्सपेंड के। लीनियर एक्सपेंड कौन, ls, है ना, यानी इसके सबसेट का ये क्या हो गया, सबसेट के लीनियर एक्सपेंड का क्या हो गया, ये लीनियर स्पेंड का क्या हो गया, ये सबसेट हो गया। अब देखो ये तो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया, और एक चीज हम क्या जानते हैं कि ls जो है सबसेट होता है किसका, v का। ये हम कैसे जानते हैं, क्योंकि s तो किसका सबसेट है, क्योंकि s तो सबसेट किसका है, v का। और हम क्या जानते हैं कि ls को कंटेन करने वाला s क्या है, ls जो है s को कंटेन वाला क्या है, मिनिमम सब स्पेस है, तो इसलिए ये भी इसका सबसेट होगा, है ना। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी दोनों का सबसेट है एक दूसरे के, तो v बराबर हम लिख सकते हैं ls, है ना, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। तो ये दूसरी कंडीशन भी हमने प्रूफ कर दी, तो ये हो गया एग्जांपल प्रूफ। अब एक और एग्जांपल है जो कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था, वो एग्जांपल का स्टेटमेंट था, ये देखें, ये वाला, कि प्रूव दैट x1 x2 x3 is a basis for v3 the x1 plus x2 then x1 plus x2 x2 plus x3 x3 plus x4 is also basis, ठीक है, यानी ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। ओके, यहाँ से देखते हैं, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, गिवन यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जाम्पल जो ऊपर था 7। तो गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कि x1 x2 और x3, ठीक है, ये क्या है, v का आधार है, यानी बेसिस है, ठीक है, ये तो हमें गिवन है। अब बेसिस से तो हमारे को क्या क्या चीज़ें पता लगी, बेसिस से तो क्या भैया इसके सभी एलिमेंट्स जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एंड v इज इक्वल टू ls है, ये तो हमें पता लग गया। अब हमें प्रूफ ये करना है कि x1 प्लस x2 x2 प्लस x3 और x1 प्लस x3 भी क्या है, इसका लीनियरली, यहाँ पे शायद हमने कुछ गलती कर दी क्वेश्चन में, x1 प्लस x2 और x1 प्लस x3 लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे आएगा x1 प्लस x3, है ना, और x3 प्लस x1 और x2 प्लस x3, यहाँ तो यही तो लिख रहा है, सही है, ओके, है ना, सही है, यानी इसका बेसिस है, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसका बेसिस है तो हम देखो क्या करेंगे, हमें प्रूफ x1 x2 के लिए करना है ना। अब हम क्या करेंगे, अब x1 प्लस x2 x2 प्लस x3 x3 प्लस x1 को v3r का बेसिस प्रूफ करने के लिए माना हम अल्फा बीटा गामा ले सकते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा गामा, ठीक, ये हमने तीन जो क्या ले लिए कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, जो कि इसमें है हमारे फील्ड में होंगे। अब देखो ये किस तरीके से है, यहाँ अल्फा इंटू x1 प्लस x2 प्लस बीटा इंटू x2 प्लस x3 ले लो, चाहे x3 प्लस x1 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो x1 प्लस x3 प्लस गामा x2 प्लस x3 सेम ही है ना। अब देखो अल्फा बीटा गामा ले लिए और एक इसके बराबर है 0 के। क्यों लिए 0 के, हमें पता है इसको क्या लिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। अब इसमें जब इसको ओपन करूंगा तो अल्फा x1 बीटा x1 ये क्या हो जाएंगे, और ये गामा x2 ये सब क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई होते ही हम इसमें क्या कॉमन लेंगे, अल्फा, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होएगा और ये x1 इससे मल्टीप्लाई होएगा, तो x1 और x1 में कॉमन क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस बीटा प्लस गामा x2 प्लस गामा प्लस अल्फा
x3 बराबर किसके 0 के। अब क्योंकि ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है x1 x2 x3, क्यों? क्योंकि ये तो हमें गिवन है कि बेसिस है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ही होंगे ये वाले, तो ये तो है ना। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा प्लस गामा बराबर गामा प्लस अल्फा, ये भी क्या है 0 है। यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 0, यानी ये तीनों भी 0 है। ठीक है, इससे क्या प्रूफ हो गया? अतः x1 प्लस x2 x2 प्लस x3 x1 प्लस x4 ये भी क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट हो गया ना लीनियरली। ठीक है, ये तो पहली स्टेप तो प्रूफ हो गई। अब सेकंड स्टेप क्या है कि वी एफ इज इक्वल टू एल एस। ठीक है, वी इज इक्वल टू एल एस प्रूफ करना है। देखो किस तरीके से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले अब x बराबर हम क्या ले सकते हैं? सबसे पहले तो x हमने इसको लेट करा है, ये x वो वाला x नहीं है। x ले लो चाहे y ले लो, y भी ले सकते हो आप, है ना, क्योंकि अगर x में कंफ्यूज हो तो यहाँ पे स्मॉल x है। ठीक है, ये मैं लेट कर रहा हूँ किसको? वो जो हमें प्रूफ करना है, किसको? x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x1। ठीक है, अब मेरे को इसको लीनियरली एक्सपेंड के रूप में लिखना है। लीनियरली एक्सपेंड के रूप में मतलब अल्फा 1, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हो, बट इतने सारे कांस्टेंट फिर हम दूसरे वाले को भी लेंगे, इसलिए अल्फा 1 अल्फा 2 ले रहे हैं, अल्फा 2 और यहाँ अल्फा 3। ठीक है, ये कांस्टेंट के रूप में यदि मैं इसको लिख दूँ तो ये क्या लीनियरली एक्सपेंड के रूप में लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, और एक चीज़ और है कि x बराबर क्या है? बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 बीटा 3 x3। ठीक है, यानी हम इसको, ये जो एक सेकेंड, ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर, देखो लिख ही देता हूँ स्टेप। यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x1 अल्फा 1 और x1 अल्फा 3। ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन है? x1 कॉमन है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 कॉमन क्या आ जाएगा? x1, है ना। इसी तरीके से अल्फा 1 x2 अल्फा 2, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? x2। और ऐसे ही आपको अगले की ये दो स्टेप्स भी लिखनी होंगे। तो यहाँ से अल्फा 1 और अल्फा 3 को मैं बीटा 1 मान रहा हूँ, फिर आगे आएगा अल्फा 1 और अल्फा 2 को मैं बीटा 2 मान रहा हूँ, फिर आएगा अल्फा 3 और अल्फा 2 उसको मैं बीटा 3 मान लिया। ठीक है, समझ में आया कैसे लिख लिया? तो यहाँ से ये स्टेप बन जाएगी। ओके, इसको मैं ले सकता हूँ इक्वेशन 2, इसको ले लो, इससे पहले जो आई थी उसको ले लो इक्वेशन 1। ओके, इसको नहीं, इस वाली को, अल्फा वाली को, कहाँ गई अल्फा, ये वाली, इसको ले रहा हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, ये नहीं, ये अल्फा की टर्म में है जो, इसको मैं लिख ही दूँ क्या वापस? चलो अच्छे से, ये इक्वेशन 2 हुई, इक्वेशन 1 लिख देता हूँ अच्छे से। क्या आएगा देखो रिजल्ट आपके पास? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 x1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 आएगा, x2 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 x3, ये ले लो इक्वेशन 1। ठीक है, ये रिजल्ट आएगा आपको जब मल्टीप्लाई करोगे। तो इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, इन दोनों को कंपेयर करो अगर आप, तो यहाँ से कंपेयर करने से आपको देखो बीटा 1 तो किसके बराबर आएगा? अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से बीटा 1 किसके बराबर आ रहा है? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के। बीटा 2 किसके बराबर आ रहा है? अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 के। इसी तरह बीटा 3 भी अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 के। तो अब यहाँ आप लिखोगे बीटा 1 बराबर बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बीटा 2 बराबर है अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा 3 बराबर है अल्फा 2 अल्फा 3। ठीक है, ये आ गया बीटा की वैल्यू। यानी हम इन बीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं अल्फा को, है ना, यानी हम अल्फा को बीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं।
तो यहाँ से जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, किन इक्वेशंस को, इक्वेशन 1, 2 और 1, और ये जो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 की वैल्यू, इनसे आपको क्या मिलता है कि अल्फा 1 बराबर 1/2 बीटा 2 प्लस बीटा 3 माइनस बीटा 1, अल्फा 2 बराबर मिलेगा 1/2, है ना। अब यहाँ पे 2 और 3 पॉजिटिव थे तो यहाँ 3 और 1 पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस कौन सा 2, बीटा बीटा बीटा, सेम अल्फा 3 कौन से 2 और 1, माइनस में कौन सा 3, बीटा बीटा बीटा। ओके, यानी हम इसको इनके रूप में लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि V इज सबसेट ऑफ LS, और चूंकि हम जानते हैं कि LS यहाँ पे इक्वल भी आएगा, LS इज ऑल्सो सबसेट ऑफ V, तो LS इज इक्वल टू V, है ना। यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अतः ये क्या हो गया, बेसिस प्रूफ। कौन प्रूफ हुआ, x1 प्लस x2, x2 प्लस x3 और x3 प्लस x1, ये ओके। तो यही था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब जरूर से करना।